फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 12, 15 और 21, तो इनका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसको डिवीजन मेथड से ही हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कितने पे जाएगा, ये 2 पे, 2 छिके 12, फिर 6 जो है 2 से फिर से भाग हो रहा है तो 2 3 6, 3 है वो 2 के टेबल में नहीं आता। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, और जैसे ही 1 आया हमने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए आपके, 12 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं हमारे 2 गुना 2 गुना 3। ऐसे ही अगर हम 15 के प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 के पाड़े में तो आता ही नहीं है, 3 के पाड़े में आता है, 3 5 15, 5 है वो 5 के पाड़े में ही आता है, 5 एकम 5। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया, हमारे 15 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं 3 गुना 5। नेक्स्ट बच गया हमारा 21। अब 21 जो कि 2 के पाड़े में नहीं आता तो 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे 21 के भी प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 3 गुना 7। तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अगर एचसीएफ निकाले हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में कॉमन कौन सा है वो देख लो, वही आंसर आ जाएगा। तीनों में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या तीनों में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये रहा 3 तीनों में। तो 3 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा तीनों में कॉमन, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हमारा एचसीएफ आया वो क्या आ जाएगा, 3। ये आंसर आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था तीनों में अगर कुछ कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 3 यहाँ पे, एक तो 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, क्योंकि तीनों में 3 एक एक बार आ रहा है तो 3 ले लिया। उसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहे वो सारे लेने होंगे। तो आपको यहाँ पे 2 की पावर 2 है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 की पावर 2 भी यहाँ पे। इसके अलावा कॉमन क्या नहीं आ रहा, 5 कॉमन नहीं आ रहा, तो 5 भी लेना होगा। इसके अलावा 7 भी आपको लेना पड़ेगा। जब इसको गुणा करेंगे तो ये आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 ये आ गया। थोड़ा सा और गुना कर लेते हैं, 4 की 12, 12 5 60 गुना 7, अब 7 6 42, तो 420। ये हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम आ गया इसका। तो एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम हमारा 420 आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब सेकंड वाला पार्ट इसका सोल्व करते हैं। सेम मेथड हमें यूज करना है। सेकंड वाला पार्ट 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ। तो 17 के अगर प्राइम फैक्टर देखें तो 17 के प्राइम फैक्टर 17 गुना 1 यही आएगा, क्योंकि 17 के पाड़े में ही आता है, 17 और किसी के पाड़े में आता ही नहीं है। 23 के अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो 23 के भी 23 गुना 1 ही आएगा, क्योंकि 23 के पाड़े में आता है और किसी के पाड़े में आता ही नहीं। 29 के भी 29 गुना 1 ही आएगा, क्योंकि 29 भी किसी के पाड़े में नहीं आता, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। ये 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है, तो तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अगर इसमें हम एचसीएफ निकालें सबसे पहले, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो तीनों में कॉमन 1 ही आ रहा है, देख लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना आ गया, 1। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, अब देखो तीनों में 1 आ रहा है तो 1 का लिखने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है। उसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहा वो लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 कॉमन आ रहा है तो 1 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लिखना, मतलब इंटू 17 इंटू 23 और इंटू 29, तीनों को ही लेना है और तीनों को गुना करना है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब तीनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो एलसीएम आएगा वो आपका आ गया 11,339। इसको गुना करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ये हमारा एलसीएम भी आ गया और ये हमारा एचसीएफ था 1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका सोल्व करते हैं। अब 8, 9 और 25। तो 8 के अगर प्राइम फैक्टर निकालें, यहीं से पता लग जाएगा आपको। 8 को कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं
2 गुना 2 8 बन गया ये। 9 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 गुना 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर बनाने मतलब प्राइम नंबर की फॉर्मेट में लिखना होगा ना गुना करके। और 25 को कैसे लिख सकता हूं, 5 गुना 5। अब यहां पे एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर यहां पे फिर से अगर आप चेक करोगे तीनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, तो यहां पे जब कुछ भी नहीं आ रहा इसका मतलब 1 तो आएगा ना, तीनों में आप गुना 1 कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, फिर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया यहाँ पे। अब एलसीएम अगर निकालें तीनों में, तो एलसीएम देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, फिर से कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी होगी, सभी की सभी हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर, ये देखो 2 की पावर 3 आ गई यहाँ पे, और 3 की पावर 2 आ गया, और 5 की पावर भी 2, क्योंकि आपको हाईएस्ट पावर ही लेनी होगी, मतलब जब कॉमन नहीं आए तो जब इन तीनों को गुणा करेंगे, बात एक ही है हमारी, 8 गुना 9 गुना 25, इसको गुणा करना है भैया। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 25 8 होता है 200, 200 गुना 9 किया तो 1800। ये हमारा एलसीएम आ गया, ये आंसर आ गया। और एचसीएफ कितना आया था, 1 आया था। नेक्स्ट गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू नो, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो यहां पे इनका एचसीएफ गिवन है आपको। जब एचसीएफ गिवन है, अब आपको इन्हीं का एलसीएम निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है हमारा। तो यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आएगा 306 गुणा में 657 इक्वल टू एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, इनटू एचसीएफ गिवन है 9। तो थोड़ा सा इसको एलसीएम को अगर इधर ही रहने दें हम, ठीक है, और 9 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे क्या है, गुणा में है। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 306 गुणा में 657 डिवाइड बाय 9 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27, 9 चौके 36, और 34 को 657 से गुणा करना है। तो गुणा करने पे हमारा आंसर आएगा 22,338। ये हमारा क्या आ चुका है, अब एलसीएम आ गया। काफी इजी था ये, सिंपली आपको फॉर्मूला ही पुट करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। नेक्स्ट चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आपको चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो एंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 0 डिजिट से, मतलब कि उसका यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। किसके, जब 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर कुछ भी करें हम, ठीक है, 6 की पावर चाहे 1 करें हम, या 6 की पावर 2 हो सकता है, या 6 की पावर 3 हो सकता है, या 6 की पावर 4, इस तरह से 6 की पावर n, ठीक है, कोई भी 6 की पावर n एंड विद 0 आपको चेक करना है होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले 0 यूनिट प्लेस कब आता है, अगर चेक करें हम यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है। जैसे कोई भी नंबर लिया हमने 10, यहाँ पे 0 है, चलो एक नंबर और लेते हैं यहाँ पे 100, यहाँ पे फिर से यूनिट प्लेस पे 0 है, बहुत बढ़िया। एक नंबर और लेते हैं यहाँ पे 20, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है। तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, अगर लिखें तो 2 गुना 5 होता है ये। 25 को कैसे लिख सकते हैं, ये हम ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसी तरह 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 5। तो ये सारे प्राइम फैक्टर है इसके। तो यहाँ पे जब प्राइम फैक्टर आप देख रहे हो तो कोई भी यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है, जब उसमें एक पेयर होना चाहिए 2 और 5 का, 2 इंटू 5 होना चाहिए, मतलब तभी तो 0 आएगा। यहाँ पे भी 2 इंटू 5 है, देखो यहाँ पे भी 2 इंटू 5 है, तभी तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा।
मतलब कि ये प्राइम फैक्टर होने जरूरी है, 2 इंटू 5 इनका होना जरूरी है यूनिट प्लेस पे जीरो आने के लिए, कम से कम एक का होना जरूरी है, एक पेयर का। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उस केस में आपके जैसे यहाँ पे 2 पेयर है तो 2 जीरो आ गई, तो ये हमारे प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे। तो आपका एक पेयर जरूर होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, 6 की पावर n को हम अगर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या आएगा? तो 6 की पावर n को मैं यहां लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 6 के, और की पावर n। अब अगर यहां चेक करोगे तो ये 2 इंटू 5 तो नहीं आया ना, 2 इंटू 5 नहीं आया इसके प्राइम फैक्टर में, तो इसका मतलब यहां पे यूनिट प्लेस में 6 की पावर n के यूनिट प्लेस में जीरो नहीं आएगा, कभी भी, कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो जब जीरो नहीं आएगा तो एंड विद जीरो कब होगा? ये कभी नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, 6 की पावर n नेवर एंड विद, नेवर एंड विद डिजिट जीरो, बिकॉज, रीजन भी लिख दो यहां पे, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स, its prime factors do not contains 2 into 5 pair। ये आंसर हो गया इसका, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। तो कभी भी एंड विद जीरो होगा ही नहीं 6 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे ये पेयर कभी भी इसमें आएगा ही नहीं। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स एक से ज्यादा हो। ठीक है, एक से ज्यादा भी नहीं कहेंगे, जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 5 6 7 8 9, 2 से ज्यादा, तो ऐसे नंबरों को कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब कि इटसेल्फ और 1 के अलावा और फैक्टर होने चाहिए उसमें। ठीक है, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ से भी सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो इसके अलावा और भी फैक्टर अगर होंगे तो उस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट नंबर। तो चलो चेक करते हैं। पहला कह रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसको चेक करते हैं कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है या नहीं है। तो दोनों में अगर देखोगे तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 13 आ रहा है, तो 13 को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 13 बच गया, प्लस 13 भी नहीं, क्योंकि 13 बाहर निकाले तो प्लस 1 ही बचेगा। ये लो जी। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में आया 13 बाहर है, तो 7 इंटू 11 आ गया 77 प्लस 1। नेक्स्ट वाले स्टेप में 13 इंटू ये 78 हो गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में 13 इंटू 78 को कैसे लिख सकते हैं हम? 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6, क्योंकि 13 की टेबल में आता ही है। तो अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 13, 6 को लिख दिया हमने 2 इंटू 3। फाइनली ये लिखने के बाद हमें यहां समझ आ रहा है जो इसके फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, क्योंकि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी यहाँ पे 2 और 3 भी इसके फैक्टर है। देखो, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ये प्रूव कर दिया हमने, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे इसके। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड वाला पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। फिर से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 1 बाहर आ गया तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, 5 बाहर आ गया तो 1 ही बचेगा। अब अंदर क्या बचा? देखो 5 इंटू, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद में क्या आया आपका? ये आ जाएगा आपका 1008, 1008 प्लस में 1।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये 1009 आ गया। अब इसको भी गुना किया तो हमारे पास में वैसे भी गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर फैक्टर देखोगे तो 2 से ज्यादा ही आ गया ना, 1 और इट सेल्फ के अलावा भी, ठीक है, 1 और इट सेल्फ के अलावा यहाँ पे 2 और फैक्टर आ गए। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए तो कंपोजिट नंबर ही होते हैं, तो दोनों ही आपके कंपोजिट नंबर है। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ आपको गिवन है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो यहां से सोनिया इस पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट्स। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो दोनों ने ही सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया। कोई भी एक डायरेक्शन ले लो आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी डायरेक्शन में सोनिया ने भी स्टार्ट किया दौड़ना, और इसी डायरेक्शन में रवि ने भी स्टार्ट किया। अब सोनिया इस पूरे सर्कल का राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करती है, मतलब कि इस पॉइंट पे कितने मिनट में आती है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब बताना है कि दोनों इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। दोनों ने स्टार्ट इसी पॉइंट से किया, बट सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है और रवि इस पूरे सर्कल को 12 मिनट में कंप्लीट करता है। तो भैया ये दोबारा कभी ना कभी तो मिलेंगे ना, इस पहले पॉइंट पे दौड़ते दौड़ते कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब दोनों फिर से मिलेंगे। तो वही पॉइंट आपको निकालना है कि किस टाइम पे मिलेंगे। तो दे विल मीट अगेन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। सिंपली एलसीएम निकाल दो 12 और 18 का, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। वो एलसीएम जो आएगा वही आपका टाइम बताएगा कि कितनी मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए 12 के फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करके चेक कर लो भाई, 2 से भाग हो रहा है, 2 6 12, 2 से फिर से भाग हो रहा है, 2 3 6, और ये 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, तो स्टॉप कर दिया। तो 12 के फैक्टर आ गए हमारे, 12 के फैक्टर आए हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब 18 के निकालते हैं। 18 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले 2 से भाग होगा, ये 2 से हुआ तो 2 नीम 18, फिर 3 से गया, 3 3 9, और फिर से 3 से गया, 3 एकम 3, 1 आ गया तो स्टॉप कर दिया। तो 18 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 गुना 3 गुना 3, जो कि हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन देख लो कौन है। कॉमन दोनों में 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिया। बट 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2। अब इनटू 3 भी कॉमन आ रहा है, बट 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये लेंगे। इसका मतलब ये आंसर आ गया हमारा 4 गुना 3 3 9, जो कि आ जाएगा 4 नीम 36। तो 36 मिनट के बाद दोबारा वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे, यही आंसर हमें निकालना था, ये आंसर आ गया। अब ये मिनट यहाँ पे यूनिट दी है, बस इसका ध्यान रखना, ये मिनट्स है, ठीक है, दोनों ही मिनट्स है, तो आपका आंसर भी मिनट में आएगा। बस ये ध्यान रखने वाली चीज है और कुछ नहीं है, और बहुत ईजी है ये, एलसीएम निकालना और ये आंसर आ जाएगा।